सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं और महत्व। हम आज लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते चलते हैं। अभी इसको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था जब एमपीसी पढ़े थे तभी, लेकिन तब टाइम नहीं मिल पाया था, तो हमने सोचा इसको भी पढ़ा ही दिया जाए साथ साथ। तो और ये इम्पॉर्टेंट भी है, चाहे कोई कंपटीशन देंगे या कोई वैसा जो परंपरागत एग्ज़ाम है, कहीं भी ये इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और एमपीसी में अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लो कुछ नहीं आ रहा है, फिर आपका एमपीसी आपका तैयार नहीं है। चलिए विशेषताएं पढ़ लेते हैं। एमपीसी सदैव धनात्मक होती है और कभी भी शून्य नहीं होती है, ये यहाँ से पता चल चुका है। एमपीसी सदैव धनात्मक होती है, देख रहे हैं, ये कभी भी शून्य नहीं होती, कभी भी शून्य भी नहीं होती और कभी भी ऋणात्मक भी नहीं है। यानी अगर ये शून्य ही नहीं होगी तो ऋणात्मक होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो एमपीसी सदैव धनात्मक होती है, हमेशा ही धनात्मक होती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं हो सकती, पहला। दूसरा है एमपीसी सदैव इकाई से कम होती है, इसको ये देख लीजिए, इकाई से कम भी है, और यहाँ से है शून्य नहीं हो सकती, इकाई से कम है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यानी इकाई से कम है, शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? एमपीसी 1 से कम होती है, एमपीसी 1 से कम होती है, शून्य से 1 से भी कम होती है और शून्य से अधिक होती है। यानी शून्य भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती है, 1 से अधिक और शून्य से कम होगी, ऋणात्मक भी नहीं होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको इस सूत्र के रूप में लिखा गया है, 0 इज लेस देन एमपीसी, यानी एमपीसी 0 से बड़ा है, और एमपीसी इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से एमपीसी लेस देन 1, एमपीसी 1 से भी छोटा है और यहाँ 0 से बड़ा है। जिधर वो हो वो बड़ा हो, तो इसका इधर है, यानी 0 से ये बड़ा है, और ये 1 जो है इससे बड़ा, यानी ये एमपीसी 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से कम ही रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। तो ये इसको याद रख लीजिए, एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, 1 से कम और 0 से अधिक होगा। अब तीसरा, निर्धन वर्ग की एमपीसी धनी वर्ग की एमपीसी से अधिक होती है। इसका रीजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो निर्धन वर्ग होता है वो जितनी इनकम होती है पूरी की पूरी यूज कर लेता है, या उसका अधिकतम भाग यूज कर लेता है, उपभोग कर लेता है। और जो धनी वर्ग होता है वो अपनी इनकम का बहुत कम भाग उपभोग करता है, अधिकतम भाग बचा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं, और जबकि निर्धन वर्ग जो होता है उसकी आवश्यकताएं अभी धीरे धीरे पूरी होना शुरू हुई है, तो उसकी आवश्यकताएं अभी पूरी हुई नहीं है, इसलिए वो आय का अधिकतम भाग यूज कर लेता है, और धनी वर्ग जो है वो आय का बहुत कम भाग यूज करता है। इसलिए जो निर्धन वर्ग की एमपीसी है वो धनी वर्ग की एमपीसी से अधिक होती है। एमपीसी आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है, आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी समान 0.75 तो 0.75 हर जगह। हमारा जब ये बदल जाएगा, ये अनुपात बदलेगा तो हमारा एमपीसी भी बदलेगा, लेकिन हमेशा बराबर रहेगा। जो भी आएगा, मान लो 0.6 आता है तो 0.6 से सब जगह आ जाएगा, तो एमपीसी हमारी हमेशा स्थिर रहेगी। अब अल्प विकसित देशों की एमपीसी विकसित देशों की एमपीसी से अधिक होती है। वही सिस्टम है जो निर्धन वर्ग की एमपीसी धनी वर्ग की एमपीसी से अधिक होती है। यहाँ भी वही सिस्टम है कि अल्प विकसित देशों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी ही नहीं हुई होती हैं, तो उनको अपनी आय का अधिकतम भाग खर्च करना पड़ता है। और विकसित देशों की एमपीसी, विकसित देश जो है अपनी हर लगभग आवश्यकता की पूर्ति कर चुके होते हैं, इसलिए वो अपनी आय का कम भाग यूज करते हैं, यानी बचत ज़्यादा करते हैं। अब देख लेते हैं एमपीसी का महत्व क्या है। एमपीसी का महत्व गुणक सिद्धांत में आप पढ़ेंगे 1/1 माइनस एमपीसी। तो जब गुणक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा डेरिवेशन करवाएंगे, तो जब डेरिवेशन करवाएंगे तब आपको एमपीसी का महत्व समझ में आ जाएगा, और वहाँ पे आपको एमपीसी, आप समझ लो एमपीसी वहाँ पे आपको
उसका सवाल भी लगाना पड़ेगा। गुणक सिद्धांत में आर्थिक स्थिरता में एमपीसी का क्या महत्व है? आर्थिक स्थिरता हम एमपीसी से पता लगा लेते हैं कि उपभोग और आय के बीच में क्या अनुपात चल रहा है। अब उसी अनुपात से हमें ये पता चल जाता है कि इस समय पे स्थिति क्या है, अर्थात आय का ज़्यादा भाग लोग यूज़ कर रहे हैं कि कम भाग यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा भाग यूज़ कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो देश की आर्थिक स्थिति है अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है, यानी लोग अपनी अभी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, अभी उनके पास बचत नहीं हो रही। और अगर एमपीसी कम हो जाती है, कम रहती है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब लोगों के पास बचत होना शुरू हो गई है, तो उसके आधार पर हम राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए एमपीसी का महत्व आर्थिक स्थिरता में बहुत है। तो रोजगार संतुलन में और एमपीसी रोजगार संतुलन में इसी से पता लगाया जाता है। जैसे अभी पहले बता दिया ना, एमपीसी जो है अगर ज़्यादा हो रही है तो हम समझते हैं कि अभी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लागू करने का वक्त नहीं है। और अगर हम लेते हैं कि एमपीसी हमारी कम हो गई है तो हम समझते हैं कि अब हम कुछ और डिसीजन ले सकते हैं। तो वैसा ही रोजगार संतुलित कर लेते हैं। अगर एमपीसी कम है तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे, और एमपीसी अगर ज़्यादा ही है तो फिर हम अभी रोजगार को ज़्यादा संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एमपीसी से हमें पता चल जाता है। उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। एमपीसी से ये हमें बात पहले ही पता चल गई है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ही उपभोग बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आय घटती है उपभोग घटता भी जाता है। लेकिन जितने अनुपात में आय बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि हुई थी, उस अनुपात में उपभोग में आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि नहीं होगी। और इसी को ही कीन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा गया है। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसको एक बार रिपीट कर लीजिए या वीडियो एक बार देख सकते हैं।